हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपका ड्रीम फॉर्मेटी और आ गया हूं मैं एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन को, जो यूके वीजा एप्लीकेशन है, उसको कैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। क्योंकि जो ये आपका डर है कि मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, और उसकी वजह से जो आप ये अनाप शनाप डॉक्यूमेंट बिना बात के जो फेयर जो आप पाल के रखते हो, उससे हम कहीं ना कहीं छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। और कैसे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लगातार याद रखने हैं जब भी आप अपनी वीजा एप्लीकेशन को फिल करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन आप ये हालत यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की दोस्तों जरूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई को, उसके लिए स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज करो और सब्सक्राइब बटन पे इतनी जोर से क्लिक करो दोस्तों, जिंदगी में कभी अनसब्सक्राइब ना हो। बाकी जो भी मैं आपको बताता हूँ इस कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द वीजा कंसल्टेंट, ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड सोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बात जो हमेशा बोलता हूं वो ये है कि यूके होम ऑफिस आपका वीजा एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आप एक जेन्युइन इंसान हो, आप कहीं कोई गलत तरीका तो नहीं अपना रहे हो वीजा एप्लीकेशन को भरने के लिए, और ताकि आप एक एंट्री आप ले पाओ। कहीं ना कहीं वहां पे आप फंस सकते हो, बट उससे अलग अगर आप जेन्युइन हो तो आप यूके पक्का आ रहे हो। दूसरी चीज दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ पॉइंट से, और पॉइंट्स हमारे पास सबसे पहले मेरे पास है आपकी सीओएस। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं या आप एक स्टूडेंट वीजा पे हैं तो आपकी सीओएस और कैश की एक्सपायरी डेट। दोस्तों मैं आपको पहले से ये बात क्लियर कर दूं कि जो आपकी सीओएस या कैश की जो एक्सपायरी डेट होती है वो तब तक ही वैलिड होती है जब तक आप वीजा एप्लीकेशन को फिल ना कर दो। एक बार आपने वीजा एप्लीकेशन को फिल कर दिया, उसके बाद नो मैटर आपका जो डिसीजन है, जो आपका वीजा है वो कितने दिनों में आता है या महीनों में आता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमेशा आप याद रखें कि आपको सीओएस एक्सपायरी डेट तभी तक वैलिड है जब तक आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना दे वीजा एप्लीकेशन। एक बार भर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। और भरने से मेरा मतलब है दोस्तों कि हमेशा मेरा मतलब है कि जैसे आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कंप्लीट कर दिया, तब तक की मैं आपको बात बता रहा हूं। दूसरी चीज, अगर आपके डिपेंडेंट हैं तो डिपेंडेंट के लिए भी उस सीओएस की एक्सपायरी डेट का कोई लेना देना नहीं है। वो सीओएस की एक्सपायरी डेट केवल मेन एप्लीकेंट जो स्किल्ड वर्कर है उसके लिए वैलिड करती है। अब आप अपने डिपेंडेंट्स को कोई 6 महीने बाद बुलाता है और कोई 1 साल बाद बुलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीओएस अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि वही सीओएस आपका, चाहे वो एक्सपायर्ड पड़ा हो, आपके डिपेंडेंट के लिए वही सीओएस एज अ रेफरेंस नंबर यूज होगा। आपको उसको कुछ भी अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपका एकोमोडेशन, चाहे आप वीजा एप्लीकेशन भर रहे हो एज अ स्किल्ड वर्कर, चाहे स्टूडेंट वीजा, किसी भी टाइप का वीजा है, विजिटर वीजा को छोड़ के, अगर आप अपनी एप्लीकेशन भर रहे हो, जो उसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस का प्रूफ होना मैंडेटरी नहीं है, ये पक्का आप ध्यान रखें। जैसे आप स्किल्ड वर्कर हैं और आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एड्रेस, अगर आप जो भी भर रहे हो, चाहे आप टीवी टेस्ट देने के जाते हो उस टाइम एड्रेस भरते हो, चाहे आप वीजा एप्लीकेशन में एड्रेस भरते हो, उस एड्रेस के लिए आपसे कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट या कोई भी आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा। प्लस इवन अगर आप अपने डिपेंडेंट का फॉर्म भरते हो और आप पहले से यूके आ चुके हो, डिपेंडेंट का भरते हो, आप कहीं रह रहे हो लेकिन आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, उसकी भी रिक्वायरमेंट दोस्तों डिपेंडेंट के लिए नहीं है। वो केवल एक फील्ड है जो आपको भरनी है कि आप कहाँ रह सकते हो, जब अगर आप मेन एप्लीकेंट हो, और आप या फिर आप अगर अपने डिपेंडेंट का भर रहे हो तो आपको बताना होगा कि वो कहाँ रहेंगे, बट उसके लिए आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगने वाला है, ये पक्का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी वीजा एप्लीकेशन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जब भी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, रिजेक्शन हिस्ट्री, किसी भी चीज के लिए आप अपनी जो हिस्ट्री है ट्रैवल की या रिजेक्शन की वो छुपाते हो। मुझे लगता है कि हमेशा आपको सही रास्ते पे चलना चाहिए और उसके लिए आपको सही तरीके से अपनी वीजा एप्लीकेशन को भरना चाहिए। जेन्युइन वे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छुपानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों है, चाहे आप नॉलेज ऑफ इंग्लिश के लिए, चाहे आप चाहे स्टूडेंट वीजा हो, चाहे आप किसी भी टाइप का वीजा हो, विजिटर वीजा को छोड़ के, जहां पे आपको इंग्लिश नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप पीटी का एग्जाम दें, चाहे आप आइल्स का एग्जाम दें, चाहे आप एक्टिस का एग्जाम दें,
इनमें से आप कुछ भी दें, एक्टिस का एग्जाम नहीं होता है, मतलब एक्टिस के लिए आपको हायर एजुकेशन वाली डिग्री देनी होती है, वो आपको एक स्टेटमेंट देते हैं जो प्रूफ करता है कि ये जो आपकी एजुकेशन है वो यूके की डिग्री के किस लेवल पे है। तो आप एक्टिस, आइल्स, पीटी, आप कुछ भी अगर आप देते हैं दोस्तों, ये पक्का आपको ध्यान रखना है कि आप सही आइल्स एग्जाम फॉर यूकेवीआई, सही पीटी एग्जाम फॉर यूकेवीआई या सही एक्टिस का सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करो। कई लोग दो कोई आइल्स भी दे देगा, पीटी भी दे देगा, दो दे देंगे। देखो आप ऐसा मत करो, काम चलना होगा तो एक से चल जाएगा, 10 भी कर लोगे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए तीनों में से एक, लेकिन वो मेक श्योर करो कि आपका वही वाला होना चाहिए जो यूके होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। जैसे ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, राइट। तो इसलिए आइल्स फॉर यूकेवीआई, पीटी फॉर यूकेवीआई और या एक्टिस जो आपका रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए वो आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहली चीज है मेंटेनेंस फंड। अगर आपके सीओएस में या आपके कैश सर्टिफिकेट में अगर आपका स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सर है उसने मेंटेनेंस को टिक कर रखा है यानी यस कर रखा है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ ही अप्लाई कर रहे हो, चाहे डिपेंडेंट आपके 10 भी क्यों ना हो, और अगर वो मेंटेनेंस वाला आपके सीओएस में या कैश में टिक है यस, तो डेफिनेटली आपको उनके लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट शो नहीं करनी है, ये पक्का आप ध्यान रखें। हाउएवर अगर आपके जो डिपेंडेंट अगर सेपरेट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको फंड दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, इवन वो टिक यस है, क्योंकि मैंने किया था इसलिए मैं आपको भी वही सजेस्ट कर रहा हूं। और जो फंड है वो आपके स्ट्रेट 28 डेज तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये तो दोस्तों हो गया फंड्स को लेके पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आप मेन स्किल्ड वर्कर हो तो आपकी ही बैंक स्टेटमेंट आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी चल सकती है। तो जो भी अगर आपको फंड रिक्वायरमेंट शो करने की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप मेन एप्लीकेंट हो तो आप अपनी स्टेटमेंट शो कर सकते हो अपने लिए, आप अपनी स्टेटमेंट शो कर सकते हो अपने डिपेंडेंट्स के लिए, चाहे आपके बच्चे हैं, वाइफ है, सब किसी के लिए आप अपनी स्टेटमेंट शो कर सकते हो। और अगर आपकी वाइफ के साथ कुछ जॉइंट अकाउंट है वो भी आप शो कर सकते हो, प्लस आप दोनों का कंबाइंड अमाउंट भी शो कर सकते हो। वो उतना डिजायर्ड अमाउंट होना चाहिए वो 28 डेज के लिए। तो बस ये पक्का आपको फंड के लिए सोचना, उसके अलग फंड की आपको कोई टेंशन किसी भी हाल उसमें लेनी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैरिज कपल्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब भी आप लोग इस तरह से सवाल पूछते हो कि सर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ मैंने फोटोज़, शादी के फोटोज़, कुछ वीडियो क्लिप्स, व्हाट्सएप चैट और आपके ये सब कुछ आपने जमा कर दिया। आप खुद लॉजिकल सोचो दोस्तों, इवन आप फोटोज तो कोई भी बना सकता है, फोटो से कैसे आप प्रूफ करोगे कि ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरी वाइफ है? आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक सर्टिफिकेट दिया है, वही बहुत ज़्यादा इनफ है ये प्रूफ करने के लिए कि आप एक मैरिड कपल हो, और वो ही आपको जमा करना है। उसके अलावा मैरिज ये आपका फ़ोटोज़ हो गई, व्हाट्सएप चैट हो गई, कोई बुकिंग हो गया, ये सब कुछ लोग जो जमा करते हैं मैरिड कपल, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए इससे ज़्यादा परेशानी में आप ज़्यादा टेंशन ना लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों टीबी टेस्ट। तो जब भी आपको टीबी टेस्ट वीजा एप्लीकेशन टाइम पे जमा करना पड़ता है, इसमें आपको ये पक्का ध्यान रखें दोस्तों कि वो एक्सरे आपको जमा नहीं करना है। केवल जो सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वही आपको वीएफएस की वेबसाइट में या वीएफएस सेंटर पे सबमिट करना है या अपलोड करना है। बट ये आपको दोस्तों एक्सरे आपको जमा नहीं करना है, ये पक्का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आप डिपेंडेंट में आपके बच्चों के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको एक किड के लिए, अपने बच्चे के लिए आपको कंसेंट फॉर्म आपको जमा करना होता है। वो कंसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें उस कंसेंट फॉर्म में ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे मैं डाल भी दूंगा, यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे आप दोनों पेरेंट्स ये
ये एक्नॉलेज करते हो कि हमारी परमिशन है इस बच्चे को यूके हमारे साथ ट्रेवल करने की, और उसमें आपको दोनों जो पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, आप और आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे, दोनों लोगों के साइन होने चाहिए। अब एक बंदा एक स्टेप और चला गया, उसने बोला कि सर मैं नोटराइज भी मैंने करा लिया है, नोटराइज करा लिया अथॉरिटी से। देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने साइन कर दिया, बस एक फॉर्मेलिटी है, उतना ही आपका मोर देन इनफ है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें आप दोनों के केवल साइन चाहिए। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, आईएचएस फीस भरते हो। अब ये आईएचएस फीस की जो बहुत बड़ी मिस्टेक जो हमेशा आप करते हो, इस चीज से बचो। आईएचएस कैलकुलेटर भी यूके होम ऑफिस ने दिया हुआ है, अपनी वीजा फीस कैलकुलेट करें, एक बार वहां पे देखें और तब जाके अपना फॉर्म को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप एक बार आईएचएस फीस को भरने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपना वीजा एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते हो। इसीलिए बट एडिट नहीं कर सकते हो क्या इसका मतलब है दोबारा भर सकते हो, बट फिर आपको दोबारा से एक न्यू एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और पूरा वो कर सकते हो, वो एक अलग प्रोसेस है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप आईएचएस फीस भरते हो, उसमें ये चीज आपको पक्का ध्यान रखनी है कि आप वर्क स्टार्ट डेट क्या डाल रहे हो, वर्क एंड डेट क्या डाल रहे हो, और क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड ट्रेवल डेट टू यूके वो क्या डाल रहे हो। क्योंकि इन्हीं तीन के बेसिस पे आपका आईएचएस फीस काउंट होती है, कैलकुलेट होती है। तो वो पक्का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यहाँ पे, लोगों को गलत आईएचएस फीस लोग भर देते हैं, या ज़्यादा या कम। और कई बार लोग अपने वीज़ा एप्लीकेशन में एक कॉलम होता है कि आर यू हेल्थ केयर वर्कर, और ये बाय डिफॉल्ट वो गलती से टिक यस कर देते हैं, और उसकी वजह से हेल्थ केयर की वजह से उनकी आईएचएस फीस होती नहीं है। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर के लिए आईएचएस फीस नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत लकी हूं और मुझे फीस भरनी नहीं पड़ी, और आगे बढ़ गए, और यहां से भी आपका वीजा रिफ्यूजल हो सकता है। तो आईएचएस फीस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल भी किसी भी हालत में आईएचएस फीस को सही ही दिखाना चाहिए आपको, और सही डिटेल भरनी चाहिए। इन केस आपने आईएचएस फीस देखी और आपको लगा ये फीस गलत है, इसका मतलब आपने कुछ डिटेल गलत भरी है। घबराना नहीं है, इस स्टेज पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन करें और एक बार उस एप्लीकेशन को दोबारा से भरें। आप भर सकते हो, कितनी बार भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बायोमेट्रिक से पहले आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप एप्लीकेशन को दोबारा से भरें, फिर से आईएचएस पेज आएगा और वहां पे प्रॉपर्ली डिटेल डाल के दोबारा से एप्लीकेशन को सबमिट करें। इतना आपका काम हो जाएगा, राइट। तो आईएचएस फीस के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। दूसरी चीज है दोस्तों, जैसे ही आप वीजा एप्लीकेशन को फिल कर देते हो, उसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि यूके होम ऑफिस को आपसे बेटर पता है कि आप उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके जेन्युइननेस को प्रूफ करने के लिए। तो ये पक्का आप ध्यान रखें, अपने हिसाब से 50 डॉक्यूमेंट और ना जोड़ें। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को उतना ही कॉम्प्लिकेट करता है, उतना ही ज्यादा वेरीफाई करता है, और वहीं से आपका डिले बढ़ता है। यूके होम ऑफिस को आपसे बहुत बेटर पता है कि उनको एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसीलिए वो लोग एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देते हैं जैसे ही आप अपनी वीजा एप्लीकेशन का पेमेंट कंप्लीट करते हैं। केवल उसी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को फॉलो करें, उससे अलग फर्स्ट स्टेज पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगेगा तो वो डेफिनेटली आपसे मांग लेंगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, बट मैक्सिमम केसेस पे अगर आप जेन्युइन पर्सन है तो उतने ही डॉक्यूमेंट इनफ होते हैं आपका यूके वीजा अप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आप जाओगे वीएफएस की वेबसाइट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। और ये पक्का आप ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट अपलोड की जो वीएफएस की वेबसाइट में डॉक्यूमेंट अपलोड की जो लिस्ट है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, और मैक्सिमम टाइम पे आप घबरा जाते हो कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से ये डॉक्यूमेंट लाऊं। देखो वीएफएस की वेबसाइट में वो जेनरिक लिस्ट है, उसमें उसके ट्रैप में फंसना नहीं है। उन्होंने हर टाइप के वीजा के लिए एक जेनरिक लिस्ट बनाई हुई है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप उस पर्टिकुलर रेलिवेंट सेक्शन में डाल दो। इवन आप कहीं पे भी डाल दो, उसका आपके वीजा एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ऑर्डर मैटर करता है। बस आप ये पक्का ध्यान रखें कि जो वीएफएस की में जाने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वीएफएस की वेबसाइट में, तो आपको एक अपडेटेड स्लिप उसी टाइम आपके ईमेल पे आएगी जिसमें मेंशन
होंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और उसी अपडेटेड स्लिप को लेके आपको वीएफएस में जाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जितने ज्यादा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उतने ही ज्यादा आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होगी। ओके, सो यहाँ पे एक और इश्यू है स्किल्ड वर्कर। जो भी स्किल्ड वर्कर हैं उनको इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे आपको आपका कोई भी पास कंपनी का ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन डिग्री, ये कुछ भी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती को उनको डाउट में मत डालो। जहाँ पे आप ज़्यादा प्रूफ करने पे हो जाते हो मैं जेन्युइन हूँ, वहीं पे वो लोग शक करते हैं। बिना डरे 2 ही डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो आपका पासपोर्ट, COS उनके पास पहले से होता है, TB सर्टिफिकेट, इंग्लिश का नॉलेज। 3 डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम स्किल्ड वर्कर आ जाते हैं। प्लस ये जो एक्सपीरियंस लेटर है ये रिक्वायरमेंट होता है आपके, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली, और आप एक हायर स्टडी के लिए यूके जा रहे हो तो वो डेफिनेटली ये पक्का पूछते हैं कि आपकी जेन्युइननेस को प्रूफ करने के लिए कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 6 साल पहले ग्रेजुएशन करी और आज आपका मन हुआ कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो मैं सीधे अपना क्या कहता हूँ ये हायर एजुकेशन यूके से कर लेता हूँ। ये ऐसे काम नहीं करने वाला। आपको यूके होम ऑफिस को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस बीच क्या कर रहे थे, और मोर प्रेफरेबली आपको जॉब करते हुए होना चाहिए, तभी वहां से आपकी जेन्युइननेस प्रूफ होती है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन भरते हो इतनी चीज़ों का डर आपके माइंड में रहता है। डेफिनेटली ये वीडियो पक्का देखें, एंड तक देखें, इसीलिए ताकि इससे आपको एक पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और यहीं से आपका हर चीज़ सोल्यूशन आपको मिल सकता है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।